सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के द्वारा आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन का सेकंड पार्ट करेंगे। इसके अंदर मैं आपको परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ खास चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने अपने पहली क्लास में ये बताया था इसके बारे में कि अपवर्तन क्या होता है और परावर्तन क्या होता है। अपवर्तन की क्या परिभाषा है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम को मिलाने वाली रेखा पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। When light enter one medium to another, it deviate towards normal or away from normal. This phenomena is known as refraction. ठीक है, इसी तरह से परावर्तन होता है। परावर्तन मैंने आपको पहली अपनी क्लास में ये बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब आज की क्लास में बताऊँ सिंपल जो परावर्तन होते हैं, जो कांच की सतह से होते हैं, वो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि किसी कांच से जब प्रकाश टकराता है या किसी भी चिकनी सतह से जब प्रकाश टकराता है तो एक ही दिशा में वो इस तरह से स्थानांतरित हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि नियमित परावर्तन। जबकि जो रफ सतह होती हैं, जैसे ये आपकी रफ सतह है, तो इस पे क्या होता है, जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश एक दूसरे से टकरा जाता है और इसकी वजह से प्रकाश का पूर्ण परावर्तन नहीं हो पाता है। इसे हम लोग विसरित या इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन की जो मैंने आपकी परिभाषा बताई थी, यानी कि अपवर्तन की जो परिभाषा बताई थी, इस परिभाषा के अनुसार हम कुछ और बातें भी करेंगे कि ये मूल परिभाषा क्या कहती है। ठीक है, उससे पहले अपनी प्रीवियस वीडियो से एक ज़बरदस्त प्रश्न आपसे पूछता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी का जवाब बड़ा ही शानदार देंगे आप। पहला ये है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ऑप्शन 1 प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ जाता है, ऑप्शन बी प्रकाश अविलंब से दूर हट जाता है, ऑप्शन सी प्रकाश अविलंब के समांतर हो जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर मैं अगली वीडियो में आपको अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल सवाल है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब प्रकाश की आपतित किरण एक माध्यम से किसी अत्यंत विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो हो सकता है पहला ऑप्शन क्रांतिक कोण बनने की घटना, दूसरा ऑप्शन पूर्ण परावर्तन, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, या चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग मेरी अगली क्लास में इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा कि भाई इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तब तक आप लोग इस प्रश्नों पर विचार करेंगे। अब उसके बाद अपने आगे चलते हैं कि अपवर्तन जो है, अपवर्तन से संबंधित क्या चीज़ें होती है। तो अपवर्तन से संबंधित लेंसेज होते हैं। ठीक है, तो लेंसेज के बारे में बता रहा हूँ। हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस जिसका किनारा अंदर धंसा होता है, जबकि उत्तल लेंस जो बीच में से मोटा होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। जो बीच में से पतला होता है, यानी कि जिसका बीच का हिस्सा धंसा होता है, ठीक है, बीच का भाग, उसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। ठीक है, खड्डा होता है बीच में से। ठीक, तो इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं कॉनकेव, और ये अंग्रेजी में कहलाता है कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं इसको। कन्वर्जिंग लेंस इसका एक और नेम है, इसको कन्वर्जिंग लेंस, और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रकाश को कन्वर्ज कर देता है और ये प्रकाश को डाइवर्ज कर लेता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये तो था लेंस। अच्छा, अब एक और चीज़, हम कुछ अपवर्तन के नियमों को भी देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं इस लेंस को बनाकर और आपको लेंस के नियम बताता हूँ। ये देखिए, इस लेंस
के समांतर प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मदर एक्सिस, ये हो गया मुख्य अक्ष। ये बीच में एक बिंदु होता है जिसको प्रकाश केंद्र कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास फोकस होता है। फोकस एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें लेंस के समांतर आने वाली सारी किरणें इसी बिंदु पर मिलती हैं, जबकि ये होता है द्विफोकस, अर्थात फोकस से डबल दूरी। इसको वक्रता केंद्र भी कहा जाता है। वक्रता केंद्र से ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र तक की ये जो दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब इसकी कुछ परिभाषाएं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहले वक्रता बिंदु की परिभाषा देखते हैं। अगर इस लेंस को किसी गोले का हिस्सा मान लिया जाए तो इस गोले का केंद्र इस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा, और ये जो त्रिज्या है ये वक्रता त्रिज्या। और दूसरा, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस होता है। फोकस वह बिंदु होता है जहां से आने वाली समांतर आने वाली मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सारी किरणें या तो मुख्य फोकस से गुजरती हैं जैसे कि उत्तल लेंस, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये लेंस के बारे में है। अच्छा, ये तो थी हमारी पहली परिभाषा वक्रता केंद्र की, कि इसको अगर गोले का हिस्सा माने तो उस गोले का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। इसी तरह मुख्य अक्ष की भी एक परिभाषा हो जाती है। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है? फोकस तथा प्रकाश केंद्र, फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी काल्पनिक रेखा जिसमें ये तीनों स्थित हों। क्या? ऐसी काल्पनिक रेखा जिसमें प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, ये चीज़ें स्थित होती हैं, उसको हम लोग मुख्य अक्ष मानते हैं। अच्छा, मुख्य अक्ष एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसके तहत हम दो तरह के नियम बनाते हैं और उस नियमों के आधार पर हम इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी व्याख्या करते हैं। अब देखिए, वस्तु कहाँ कहाँ स्थित हो सकती है। अब इस चीज़ के बारे में आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। वस्तु हो कहाँ कहाँ सकती है? वस्तु एकदम अनंत पर हो सकती है। वस्तु एकदम अनंत पे, महा अनंत पे हो सकती है। ठीक है, वस्तु 2f के परे हो सकती है, वस्तु 2f पर हो सकती है, वस्तु 2f और f के मध्य हो सकती है, वस्तु f पर हो सकती है और वस्तु f और प्रकाश केंद्र के मध्य हो सकती है। आपके पास ये 6 कंडीशंस हैं। कहाँ कहाँ? वस्तु अनंत पर हो सकती है, वस्तु वक्रता केंद्र के परे हो सकती है, वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य हो सकती है, वक्रता केंद्र पर हो सकती है, फोकस पर हो सकती है और फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य हो सकती है। 6 पोजीशंस है वस्तु की जिन पर हम विचार करेंगे और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेरा ये आज विश्वास है कि आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा इसमें कि आप कभी भूल नहीं सकते कि भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका बिंब कहाँ स्थित होगा। ठीक है, तो बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु, उसको विज्ञान की भाषा में बिंब कह देते हैं, जबकि प्रतिबिंब को अपने लोग प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब और बिंब की। देखिए, ये वस्तु है और इसके प्रतिबिंब 2 प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं। एक सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है और एक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जबकि सीधा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इस बात को ऐसे देखना, अगर मैं इस बोर्ड की जगह एक बड़ा सा दर्पण लगा दूं जिसमें अपने डेली अपनी शक्ल देखते हैं, अगर इस तरह का एक दर्पण लगा दूं तो जितना बड़ा ये रूम है उतना ही बड़ा इस दीवार के पीछे भी रूम दिखाई देने लग जाएगा हमें। ये तो आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अब मेरा जवाब सवाल ये है कि क्या दीवार में खड्डा करके बन रहा है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब तो सदैव पर्दे पर प्राप्त होता है। तो ये क्या है कि मतलब पीछे दीवार है और अगर हम एक ग्लास लगा दें, सॉरी ग्लास नहीं, एक दर्पण लगा दें तो बिल्कुल उतना ही बड़ा कमरा वहाँ तैयार हो जाएगा। यानी कि वस्तु एकदम पीछे, अब पीछे तो दीवार है हम जानते हैं, लेकिन ऐसा लगेगा एक कमरा है, सिंपल। तो वो सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा है नहीं। तो वो प्रतिबिंब जो सीधे होते हैं वो सिर्फ हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं उनको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, जबकि जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं ये वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, इनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं जिस वीडियो कैमरा से अगर ये शूट कर रहा हूँ उस वीडियो कैमरे के सामने अगर मैं यहाँ पर एक
अवतल उत्तल दर्पण लगा दूं, उत्तल दर्पण लगा दूं तो उसी कैमरे की वास्तविक तस्वीर मुझे इस बोर्ड पर प्राप्त हो जाएगी, इसलिए उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा प्रतिबिंब जिसको आप किसी कागज पर ले सकते हैं, जिसको आप किसी स्क्रीन पर ले सकते हैं, जिसको आप दीवार पर ले सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा है। कौन सी परिभाषा बनी? ऐसा प्रतिबिंब जो इन्वर्टेड हो यानी कि उल्टा हो और जिसमें क्या हो सकता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वैसे एक और बात बता दूं, याद रखने का तरीका है, हम लोगों के टीचर बड़े टेढ़े हुआ करते थे। टेढ़े का मतलब ये है कि बात बात पे डंडा मार दिया करते थे। भाई पुराना टाइम था, ज़बरदस्त टाइम था। उस समय क्या था कि हम लोग बहुत डर के मारे अपना होमवर्क भी कर लेते थे, संस्कारवान भी बनते थे, बहुत सारे काम हो जाते थे। तो ये जो है ना, ये उल्टा प्रतिबिंब का मतलब ये हुआ कि जो उल्टा होता है ना, जो बात बात में आपकी कमियां निकालता है, वो आपका सच्चा हितैषी होता है। जबकि जो सीधा होता है एकदम से, है ना, आप कुछ भी गलत काम करते रहो, वो आपको कहे वेरी गुड बहुत बढ़िया, करते रहो, तो कभी भी आप अपनी कमियां नहीं जान पाएंगे। यानी कि जो सीधा आदमी होता है, एकदम सीधी सीधी बात करता है, जिंदगी भर सीधी सीधी बात करता है, वो झूठा होता है। लेकिन जो सच बात करता है, सच बात कभी कभी कड़वी भी होती है, तो हम उसको कहते हैं यार बड़ा टेढ़ा आदमी है। तो ऐसे करके याद कर लेना, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, आप चाहें तो इसको आजमा सकते हैं। जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वो सदैव वास्तविक होते हैं, जबकि जो प्रतिबिंब सीधे होते हैं वो चाहे इधर के देवता उधर हो जाए, फिर भी वो प्रतिबिंब क्या होंगे, सदैव आभासी ही रहेंगे। तो ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के अंदर मैंने आपको अंतर बता दिया। अब अपने बात करते हैं कि इसमें प्रतिबिंब प्राप्त कैसे होता है, प्रतिबिंब प्राप्त करवाते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब प्राप्त कराने से पहले 2 नियम हैं, पहले उन नियमों को समझते हैं, है ना। नियम नंबर 1, ये परावर्तन में भी बड़ा बढ़िया नियम लगता है। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि आपतित किरण, अच्छा ये मान लो वस्तु है, ये आपतित किरण है। हम पहले अपवर्तन में देखते हैं इस चीज को। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो किसी न किसी जगह पे ये विचलित हो जाता है, या तो इधर या इधर। तो देखिए क्या होता है, आपतित किरण आई, परावर्तित किरण अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे R और अभिलंब N, ठीक है। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में बनते हैं। अगर हम परावर्तन की बात कर लेंगे तो उसमें अपवर्तित किरण की बजाय परावर्तित किरण हो जाएगी। यानी कि परावर्तन में भी यही नियम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में बनते हैं। यहाँ क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में बनते हैं। ये तो इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम मैंने आपको पहले अपने लेक्चर में ही बता दिया था कि स्नेल का नियम है कि दोनों माध्यमों की जो प्रकाश का अनुपात होता है, प्रकाश के वेग का अनुपात या उनके कोणों की जो ज्या होती है, उनका अनुपात सदैव नियत रहता है। और नियत रहने के बाद में वो क्या कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। चलिए अब इस पे चलते हैं, इस पे 2 नियम लगाएंगे हम और सारे प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या, जो किरण समांतर जाती है वो जो किरण समांतर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। ये लो जी, गुजार दिया। और जो किरण प्रकाश केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जो किरण प्रकाश केंद्र से जाती है बिना विचलित हुए। अब हम इन दोनों नियमों का प्रयोग करते हुए ये 6 के 6 डायग्राम बनाएंगे, कोशिश करेंगे हम बनाने की, ठीक है। तो इनको हम श्री गणेश कर देते हैं अपने चित्रों के निर्माण का, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। तो ये देखिए, ये मैंने आप सबके सामने एक चित्र बनाया हुआ है। तो ये देखिए, इसमें एक ही बात को आपको ख्याल रखना है कि वस्तु यदि 2F पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब भी 2F पर ही बनेगा। अगर ये नियम आपने याद कर लिया तो आपको सारा याद हो जाएगा। ये अपना मेन है। अगर वस्तु 2F पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद उल्टा उल्टा करना है। यदि वस्तु 2F के परे हो यानी इधर हो तो उसका प्रतिबिंब F और 2F के मध्य बन जाएगा। यानी इधर परे हो तो पहले बन जाएगा, और अगर पहले हो तो परे बन जाएगा, ठीक है। और अगर F पर हो तो बनेगा ही नहीं, यानी कि अनंत पर बनेगा। इसका मतलब अगर अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखना। यदि वस्तु 2F पे है तो 2F पे बनेगा। अब आगे करते जाओगे तो ये इमेज पीछे होती जाएगी, पीछे करते जाओगे इमेज आगे होती जाएगी। यानी अगर 2F की जगह वस्तु थोड़ी 2F के परे हो तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, F और 2F के मध्य। यदि वस्तु आगे हो तो इमेज कहाँ बन जाएगी, 2F के परे। इस तरह से आप याद कर सकते। और F पर होगी तो समांतर निकल जाएंगी,
यानी कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समांतर का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फिर हम क्या कहेंगे? अनंत पर बन रहा है। इस तरह से अगर अनंत पर कोई वस्तु स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब पहले 3 कंडीशंस को दूसरे 3 कंडीशंस के उल्टा कर देना है बस, ठीक है। तो अब जरा हम बनाकर देखते हैं क्या अपने पास ये प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। जरा देखिए ध्यान से, जो लाइनें समांतर आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं, और जो लाइनें प्रकाश केंद्र से जाती हैं वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये लाइनें जहाँ मिलती हैं वहाँ क्या बन जाता है? एक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। प्रतिबिंब उल्टा है यानी प्रतिबिंब वास्तविक है। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद की हम बात करते हैं। मान लेते हैं एक और प्रतिबिंब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये भी एक प्रतिबिंब है। ये प्रकाश केंद्र हो गया, फोकस हो गया। जब भी आप फोकस बनाएं तो फोकस को समान दूरी पर बनाएं, और जितना फोकस बनाएं उतना ही आपको द्विफोकस भी बनाना चाहिए। अब हम वस्तु को बनाते हैं 2f के f और 2f के मध्य। ये हमने वस्तु रख दी f और 2f के मध्य। तो जो लाइनें समांतर आएंगी वही नियम लगाएंगे, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेंगी, और जो लाइनें प्रकाश केंद्र से जाएंगे वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। आप सब लोगों को दिख रहा है ये प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है हमें। मैं थोड़ा इसको ठीक लाइन बना दूँ, ये देखिए, ठीक है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? 2f के परे, क्योंकि वस्तु का हमने 2f से पहले रखा था, है ना, f और 2f के मध्य। तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें 2f के परे प्राप्त हुआ। अगर हमने वस्तु को परे रख दिया तो आपको पता है ये प्रतिबिंब f और 2f के मध्य प्राप्त हो जाएगा। ये भी मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक प्रतिबिंब तैयार है, छोटा सा बनाता हूँ। फोकस, फोकस, द्विफोकस। एक चीज़ की मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि भाई यहाँ बच्चों का शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये 1-2 दिन में समस्या दूर हो जाएगी। अब देखते हैं, अब हमने पहले वस्तु को 2f, अब हम 2f के परे रखते हैं वस्तु को। एक चीज़ देखना ध्यान से, मैंने ये इसके सामने क्यों बनाया? अगर ये वस्तु पीछे चली जाएगी तो ये जो कोण है ना ये छोटा हो जाएगा। कोण छोटा हो जाएगा तो ये वाली किरण भी ऊपर आ जाएगी, है ना, ऊपर आ जाएगी तो ये थोड़ा और पास आ जाएगा। तो देखिए जब वस्तु 2f पर स्थित 2f के परे होती है तो जो लाइनें समांतर जाती हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेंगी, जबकि जो लाइनें, आप देखो ये दूर से आ रही है ना तो इसका कोण बहुत छोटा होगा। आप देख लो खुद बहुत छोटा होगा, बहुत, और ये बन जाएगा आपके पास प्रतिबिंब, ठीक है। तो जो लाइनें समान प्रकाश केंद्र से जाते हैं बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। आपका प्रतिबिंब कहाँ बना? f और 2f के मध्य। एक चीज़ देखना, 2f वाला प्रतिबिंब तो समान था, वैसे बन तो सारे उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब रहे, लेकिन 2f वाले प्रतिबिंब का साइज समान था, जबकि जो 2f और f के मध्य वस्तु रखी गई थी उसका प्रतिबिंब का आकार बड़ा था, ठीक है। इसी तरह से जो बिंब 2f से परे रखा हुआ है उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो छोटा बन रहा है ना, क्योंकि आगे बन रहा है। यानी प्रतिबिंब जैसे जैसे 2f और लेंस के बीच आगे आता जाएगा, वैसे उसका प्रतिबिंब का जो आकार है वो छोटा होता जाएगा, है ना। यहाँ से एक शानदार प्रश्न बनता है। शानदार प्रश्न क्या बनता है कि मैंने अभी आपको बताया, ये चीज़ समझिए, 2f वाला तो बिल्कुल समान होगा, लेकिन अगर वस्तु 2f से इधर जाती रहेगी, लेंस से दूर जाती रहेगी, तो वस्तु का आकार बड़ा होता जाएगा। और अगर वस्तु 2f के पहले 2f से इधर आती जाएगी, यानी कि लेंस की तरफ आती जाएगी वस्तु, तो उसका आकार या साइज छोटा होता जाएगा, लेकिन रहेगा वास्तविक ही। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के बाकी सब में वास्तविक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है कि किसी लेंस की ओर आती हुई वस्तु का आकार, 4 ऑप्शन, छोटा होता है, बड़ा होता जाता है, दोनों ही हो सकता है, या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो जो वस्तु, आप देखो, जो वस्तु लेंस की तरफ आती है, देखो पहले प्रतिबिंब का आकार बड़ा था, फिर 2f पे वस्तु के जितना हो गया, फिर 2f से इधर आया तो वस्तु से छोटा हो गया। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा उत्तर सही होगा? इसका एक ही उत्तर सही होगा कि प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से एक प्रश्न बनता है, हमने एक काल्पनिक प्रश्न बनाया है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए ध्यान से, अगर वस्तु, ये तो हमने कर दिया, यहाँ पे थी वस्तु, यहाँ पे थी वस्तु, यहाँ पे थी, अगर वस्तु फोकस पर हो तो क्या होगा?
वस्तु फोकस पे हो तो जल्दी से इसका नहीं, एक और मैं बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पर एक बना देते हैं छोटा सा, ये देखिए, यदि वस्तु, ये फोकस हो गया, ये द्वि फोकस हो गया, है ना। ये छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि इसमें थोड़ा हाथों का विशेष रोल होता है। अब चूंकि इतने दिन हो गए प्रतिबिंब बनाते हुए तो थोड़ा बहुत सेट हो गया है। आप लोग इसको स्केल से भी बना सकते हैं 10वीं क्लास वाले। बाकी कंपटीशन वालों के लिए तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझने के बाद में जब एक दो बार प्रैक्टिस करें ना तो आपको क्लियरली याद हो जाए कि कौन सा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये देखिए, जो लाइनें समांतर आएंगी वो मुख्य फोकस के बाद, एक एक वाक्य में एक एक प्रश्न छुपा हुआ है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो लाइनें समांतर आती हैं अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं, किसमें? उत्तल लेंस में, है ना। और अवतल में गुजरती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती हैं इधर से, क्योंकि फैला देता है ना तो ऐसा लगता है पीछे से आ रही हैं। और जो लाइनें, ये देखिए करिश्मा, जबरदस्त, ठीक है। ये लाइनें समांतर होगी, ना तो इधर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ना ही ऊपर कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब अगर वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब भी नहीं बनता। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। अब एक सवाल और बनता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। मुख्य फोकस की परिभाषा, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या बनती है? ऐसा बिंदु जहां लेंस से समांतर आने वाली सारी किरणें मिलती हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ये तो था उत्तल लेंस का फोकस। अगर अवतल लेंस का फोकस आ जाए तो अवतल लेंस का फोकस ऐसे परिभाषित करेंगे कि लेंस से समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस का फोकस। जबकि उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? ये होता है। अच्छा, एक और चीज़, उत्तल लेंस का फोकस आपका राइट साइड में है, जबकि अवतल लेंस का कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। मतलब काम तो राइट वाला ही आ रहा है ना, हमने बनाया दोनों तरफ है वो अलग बात है, लेकिन काम तो अपना राइट साइड वाला आ रहा है। एक चीज़ और बता दूँ, उत्तल चाहे कुछ भी हो, लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, उत्तल, उसका फोकस हमेशा राइट साइड में रहेगा। और अवतल कुछ भी हो जाए उसका फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ये दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। अब मैं आपको एक और चित्र बना के दिखा रहा हूँ। अब वो तो पता ही लग गया होगा कि जब ये अनंत वाली जो सारी की सारी लाइनें होती है, अब ये लाइन अगर और दूर हो जाए तो धीरे धीरे ये लाइन एकदम छोटी छोटी होती समांतर हो जाएगी। तो जो भी लाइनें आती हैं सब समांतर आती हैं, और वो समांतर लाइनें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। वो बिंदु है फोकस, यानी कि अनंत पर अगर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर। अब जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। यदि वस्तु 2f पर स्थित हो प्रतिबिंब 2f पर बनता है। यदि वस्तु 2f से परे हो तो प्रतिबिंब 2f के, यदि वस्तु 2f से परे हो तो प्रतिबिंब f और 2f के मध्य बनता है। इसी तरह यदि वस्तु 2f और f के बीच हो तो प्रतिबिंब 2f से परे बन जाएगा। इसी तरह यदि वस्तु f पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब एक खास कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब वस्तु f और o यानी कि प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित होती है। जरा ध्यान से देखने वाली चीज़ है, ठीक है। आशा करता हूँ इसका आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। अच्छा, अब देखते हैं जरा आपने क्या, यदि वस्तु, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इस पे हम बनाएंगे पुनः। ये लीजिए फोकस, दिस इज कॉल्ड 2f एंड ये हो गया आपका, हाँ, फोकस। यदि वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित होती है तो जो लाइनें समांतर आती हैं वही नियम लगेगा, वो मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। और जो लाइनें प्रकाश केंद्र से जाती हैं वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अब देखो ऐसा लग रहा है ना चौड़ा हो रहा है, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, एकदम ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखने वाली है, तो इसका मतलब मिल तो नहीं रही है, तो ऐसा लग रहा है पीछे से आ रही है। देखिए पीछे से आती हुई महसूस होती है इस तरह से, तो पीछे से आती हुई महसूस होती है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो जाता है। और प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु की ओर होता है और वस्तु से बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। अपने भी कोई अक्षर वगैरह देखते हैं ना ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो उस अक्षर को कहाँ सिचुएट करते हैं, कहाँ पर रखते हैं कि उसका आवर्धित प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब मिल जाए, तो वो यही पोजीशन होती है, मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य। जब वस्तु को ऐसे ऊपर नीचे करके अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास को जब देखते हैं तो वो वाली जो सिचुएशन जिसमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है और वस्तु की ओर ही दिखाई देती है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं वस्तु f और प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित होती है। इसलिए इस सिद्धांत को सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इस लेंस का एक उपयोग है कि इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में। हालांकि दो लेंसों के कॉम्बिनेशन से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी बनती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी में इसी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बात सदैव ध्यान रखना।
जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाने होते हैं उसके लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें इसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब एक और मैं छोटा सा प्रतिबिंब बना के आपको 3 प्रश्न पूछूंगा, आशा करता हूं आप लोग प्रश्न बहुत बढ़िया से उसका जवाब देंगे। ये देखिए, एक चीज़ रह गई थी हमारी, इस पे एक ही चित्र बनाऊंगा, आप लोग देख लेना। ये हो गया O, और इसमें कहीं पे भी वस्तु रख देते हैं, ये वस्तु है। जो लाइनें समांतर आएंगी वो ये फैला देगा, ऊपर कर देगा, तो हमें लगेगा कि ये पीछे फोकस से आ रही हैं, और जो लाइनें प्रकाश केंद्र से जाएंगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। अब आप स्वयं देख लीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, छोटा सा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि अवतल लेंस में एक सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है सदैव, ठीक है, सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है सदैव, जबकि उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन होती है सीधा प्रतिबिंब बनाने की, लेकिन प्रतिबिंब बड़ा होता है, ठीक है। इस बात को मैं जब कंपेयर करूंगा ना अपनी अगली क्लास में, इन चारों चीज़ों को कंपेयर करूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इतना सदैव ध्यान रखना कि ये जो लेंस होता है इसको मैजिक आई में हम यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि इससे वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और ज़्यादा एरिया कवर करना होता है, छोटा प्रतिबिंब देखना होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैजिक आई में जैसे दरवाजे में लगा वो कोई टेररिस्ट आ गया, तो उस पूरे टेररिस्ट की सीधी तस्वीर हमें दिखाई दे जाती है, इसीलिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ये मैंने साथ के साथ आपको प्रयोग इसलिए बताया ताकि आप लोग याद रखें। अब यहाँ से एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहले तो यहाँ बनता है इस वाली कंडीशंस पे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से अक्षरों को बड़ा देखते समय अक्षर किस स्थान पर स्थित होते हैं, या अक्षर का पोजीशन क्या होता है? जवाब क्या बनेगा? 4 ऑप्शन अगर मैं दूं, अक्षर फोकस पर स्थित होता है, अक्षर वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, तीसरा ऑप्शन अक्षर वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित होता है, और चौथा जो अक्षर होता है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित होता है। ऑब्वियसली आपका उत्तर यही होगा डी, ठीक है। तो अगर आप समझ गए हैं तो इस तरह का प्रश्न आराम से कर सकते हैं। दूसरा, आज तक वैसे तो कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछ भी सकते हैं कि समांतर आने, मतलब कि ऐसे पूछ सकते हैं लेंस के फोकस की परिभाषा। मैं यहाँ से आपको लेंस के फोकस की परिभाषा देता हूँ। मैंने अलग अलग आपको दिया था, उत्तल लेंस की परिभाषा अलग दी थी, अवतल लेंस की अलग दी थी। अब दोनों को मिलाकर देता हूँ। लेंस से समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। क्या कहा मैंने? लेंस के समांतर आने वाले किरणें, लेंस के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं अथवा आती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का फोकस कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कॉमन परिभाषा बन गई है, और इस कॉमन परिभाषा के साथ ही आपके ये दोनों के डायग्राम भी पूरे हो गए हैं। डायग्राम से संबंधित प्रश्न तो आते ही रहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। जब वस्तु F पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तर होगा फोकस पर। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि जब वस्तु 2F पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यदि, अच्छा अब एक क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हिंट थोड़ा सा। एक मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए छोटा सा न्यूमेरिकल का पार्ट रखा जाए, उसमें इसी से संबंधित न्यूमेरिकल किए जाएं, ठीक है। तो मैं उस न्यूमेरिकल के लिए पहले आपको चिन्ह परिपाटी बता देता हूँ। चिन्ह परिपाटी, अब देखिए चिन्ह परिपाटी को कैसे हम परिभाषित करते हैं, क्योंकि अगर आज आपने चिन्ह परिपाटी सीख ली तो आपको कभी कोई भूल नहीं लगेगी। अब देखिए ध्यान से, क्या होता है, जब वस्तु तो हमेशा लेफ्ट में ही रहती है। आप देखिए लेफ्ट वाली हिस्से को सीधा मानते हैं, जैसे अपने लोग ग्राफ में करते हैं ना, ऐसे ग्राफ होता है तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव होता है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, और जो चीज़ ऊपर होती है वो पॉजिटिव होती है, जो चीज़ नीचे होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर भी यही चिन्ह परिपाटी यूज़ करेंगे, यही चिन्ह परिपाटी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब कोई चीज़ लेफ्ट साइड में होगी तो हम उसको ऋणात्मक लिखेंगे, जब कोई चीज़ राइट साइड में होगी तो हम उसको धनात्मक लिखेंगे, ठीक है। अब वस्तु क्या होती है, अब पहले तो ये समझ लीजिए कि वस्तु क्या होती है। वस्तु को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, वस्तु की जो हाइट होती है उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वस्तु और लेंस या दर्पण के बीच की जो दूरी होती है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रतिबिंब और लेंस के मध्य की दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ। अब देखिए, पहले वस्तु आई कि उसका प्रतिबिंब आया, पहले वस्तु आई ना, इसीलिए u वस्तु से लेंस की दूरी हो गई। उसके बाद में क्या आता है? प्रतिबिंब आता है। पहले वस्तु रखते हैं फिर प्रतिबिंब बनता है, तो u के बाद ही v आता है ना, तो v क्या है? प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है।
और फोकस दूरी, फोकस से लेंस के बीच की दूरी, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। इस प्रकार से हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, एक आ गई यू, एक आ गई वी और एक आ गया एफ, ये 3 चीजें आ गई। तो अब ध्यान रखिएगा, यू क्या है, यू क्या है वस्तु से लेंस की दूरी, वी क्या है प्रतिबिंब से लेंस की दूरी और एफ क्या है फोकस से लेंस की दूरी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। यू हमेशा ऋणात्मक होता है, क्यों? क्योंकि वस्तु को आप हमेशा लेफ्ट साइड में ही प्लेस करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, उसी तरह से वी क्या होता है, अगर तो वस्तु का प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में बन रहा है, जैसे कि अवतल में, अगर लेंस आपको अवतल दे दिया हो तो वी आपका ऋणात्मक हो जाएगा, आपके सामने ही है, इसका प्रतिबिंब सदैव यहीं पे बनता है। ठीक है, अच्छा, और अगर फोकस अवतल कुछ भी हो जाए, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इनका फोकस सदैव लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए फोकस ऋणात्मक होगा। किसके लिए? अवतल के लिए। अवतल के लिए फोकस कैसा होगा? ऋणात्मक। लेकिन उत्तल के लिए फोकस कैसा होगा? धनात्मक। उत्तल के लिए यू तो हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। सभी के लिए यू ऋणात्मक होगा। वी क्या होगा? एक मामले को छोड़कर बाकी सभी मामले में वी क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, तो एक मामले को, एक कंडीशन, ये वाली कंडीशन है, इसमें भी है, तो ये वो बता देगा कि सीधी प्रतिबिंब अगर सीधा इमेज होता है तो वी हमेशा माइनस हो जाता है ऑटोमेटिक लेंसों के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वी प्लस भी हो सकता है और एक कंडीशन में माइनस भी हो सकता है, एक कंडीशन। ओके, अब फोकस क्या है इसका? धनात्मक होगा। तो ये अवतल लेंस के लिए है और ये उत्तल लेंस के लिए है। ये आपकी चिन्ह परिपाटी आपको याद रखनी है। जो चीज़ लेफ्ट में होगी वो ऋणात्मक होगी, जो चीज़ राइट में होगी वो धनात्मक होगी। ठीक है, अब हम वस्तु की बात कर लेते हैं। एच का मतलब होता है वस्तु की हाइट, ये हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि वस्तु तो सीधी ही होती है ना। जबकि एच डैश, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो एच डैश धनात्मक होगा आभासी के लिए, क्योंकि सीधा होगा ना प्रतिबिंब, आभासी, इसके लिए धनात्मक। जबकि माइनस किसके लिए होगा? वास्तविक के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एच डैश माइनस होगा और एच धनात्मक होगा। अब मैं आपको लेंस से संबंधित सूत्र बता देता हूं, तो जल्दी से उसको भी नोट कर लेते हैं। एक होता है छोटे छोटे न्यूमेरिकल करने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये है लेंस के लिए। अगर दर्पण के लिए यूज करेंगे तो यहां प्लस हो जाएगा। दूसरा मैग्निफिकेशन के लिए सूत्र है m इज इक्वल टू h डैश बाई एच। आवर्धन क्या होता है? जैसे मान लो मैं 5 फुट का हूँ, अगर मेरा प्रतिबिंब 10 फुट का हो जाए तो हम यही कहेंगे ना कि लो जी प्रतिबिंब डबल बन गया। इसका मतलब यदि मैं अपने प्रतिबिंब में अपने वास्तविक हाइट का भाग दे दूँ तो वही आएगा। जैसे मान लो अगर मैं 10, मेरा प्रतिबिंब 10 फुट का है, जबकि मैं खुद 5 फुट का हूँ, तो 10/5 क्या हो जाएगा? 2 हो जाए, यानी दुगना हो गया था, तो वही आवर्धन होगा। इसीलिए पहले प्रतिबिंब की हाइट रखते हैं और उसके बाद में बिंब की हाइट रखते हैं, या v/u। इससे भी हम निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन, तो ये रिलेशन है। हाँ, अगर हम मिरर का इस्तेमाल करेंगे तो ये v से पहले माइनस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो अभी तो ये लेंस के लिए 2 सूत्र बताया मैंने, इस पर हम गहन चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।